अध्याय 137 मार्शल भतीजा। रोहिणी का सुंदर चेहरा बहुत लाल हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कबीर विल्सन इतनी लापरवाही से ऐसी तुच्छ बातें कहेंगे, लेकिन उसके दिल में वह गुप्त रूप से खुश थी। आखिरकार कबीर विल्सन ने उसकी प्रशंसा की थी और वह जानती थी कि वह उसकी ओर आकर्षित था। कबीर विल्सन अपना गुस्सा निकालना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया और इसके बजाय समझाया, मेरा मतलब था, तुम्हारा शरीर बहुत अच्छा है। हाँ, रोहिणी ने सिर हिलाया, फिर बिना ध्यान दिए चली गई। कबीर विल्सन उसके मार्शल कोर्टयार्ड छोड़ने की पुष्टि करने के बाद अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके अपनी छाती पर थप्पड़ मारा और गुस्से से कहा, छोटी ड्रैगन, तुम मेरे सामने मत आना, वरना मैं तुम्हारी छोटी सी पिछवाड़े को सूजा दूंगा। रीनी ने एक हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, तुमने पहले उसका दिल जीत लिया और फिर उसके प्रति इतने क्रूर हो गए, ये ड्रैगन इसे सहन नहीं कर सकी। चलो भविष्य में बात करते हैं। कबीर विल्सन ने आह भरी। जाहिर तौर पर वह देख सकता था कि रोहिणी उसमें रुचि रखती थी। कबीर विल्सन हमेशा की तरह 16वें मार्शल कोर्टयार्ड में प्रेम बजाज और अमृत गुप्ता का इंतजार कर रहे थे। हालांकि उसके दो अच्छे दोस्तों के बजाय वह बूढ़ा गंजा अलेक्जेंडर था जो आया। अरे मेरे भतीजे छोटे गंजे, तुम वास्तव में अच्छे हो। तुम जानते थे कि मैं वापस आ गया, तुमने व्यक्तिगत रूप से भी मिलने के लिए आए। कबीर विल्सन मुस्कुराए और कहा, इस अद्वितीय मार्शल कलाकार का फायदा उठाना उसे श्रेष्ठ महसूस कराता था। युवा कमीने मार्शल चाचा, तुम नहीं मरे, मैं वास्तव में दुखी हूं। क्या तुम नहीं जानते कि तुमने हमें इतने लंबे समय तक व्यर्थ में चिंतित किया? अलेक्जेंडर ने कड़वाहट से आह भरी। वह कबीर विल्सन को मारना चाहता था। और छोटा पंख वाला सिर। कबीर विल्सन ने शरारती ढंग से मुस्कुराते हुए पूछा, डीन रोहिणी के लिए चीजों की व्यवस्था कर रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह एक यात्रा पर जाएगी और वास्तव में अपनी बाधा को तोड़ देगी और इतनी कम उम्र में एक ट्रू मार्शल दायरे की मार्शल कलाकार बन जाएगी। हमारे डीन और पीरलेस मार्शल सेक्ट के डीन दोनों इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि उसे कैसे पुरस्कृत किया जाए, अलेक्जेंडर ने जवाब दिया। कबीर विल्सन को सुरक्षित वापस देखकर उसने बहुत बेहतर महसूस किया। उसने ये भी सीखा कि कबीर विल्सन ने रोहिणी को बचाया था और उसे आसानी से आगे बढ़ने की अनुमति दी थी। क्या तुम उस छोटे मोटे और पतले लड़के का इंतजार कर रहे हो? तुम्हें इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने बिल्डिंग फाउंडेशन पिल कहाँ से हासिल की, लेकिन वे दोनों पहले ही बंद दरवाजे के प्रशिक्षण में प्रवेश कर चुके हैं। मुझे डर है कि वे तभी बाहर आएंगे जब एक्सट्रीम मार्शल ग्रैंड टूर्नामेंट शुरू होगा, अलेक्जेंडर ने कहा। अमृत गुप्ता और प्रेम बजाज दोनों ने वास्तव में बिल्डिंग फाउंडेशन पिल खाई थी और यह अभी भी स्पष्ट नहीं था कि उन्हें ये कहाँ से मिली। क्या हुआ? कबीर विल्सन ने आश्चर्य से पूछा। प्रेम बजाज के अनुसार ये बहुत संभव है कि उन्हें ये स्कविंटेड ड्रैगन नामक एक लड़के से मिली हो, अलेक्जेंडर ने जवाब दिया। कबीर विल्सन ने सिर हिलाया। वह निश्चित रूप से अपने दोस्तों के लिए खुश था। क्या एल्डरपिल अपने एकांतवास से बाहर आ गए? कबीर विल्सन ने एक बार फिर पूछा। वह बाहर आ गए। वह वर्तमान में एक्सट्रीम पिल किंग कोर्टयार्ड में हैं। मैंने और डीन दोनों ने उन्हें अधिकांश चीजें नहीं बताई थीं, खासकर ये तथ्य कि तुम हमारे मार्शल चाचा हो। ये कुछ ऐसा है जिसे तुम्हें खुद समझाना चाहिए, अलेक्जेंडर मुस्कुराए। कबीर विल्सन एक्सट्रीम पिल किंग कोर्टयार्ड के प्रवेश द्वार पर खड़े थे। उन्होंने जेड कार्ड को एक छेद में डाला, फिर गेट खुल गया। जैसे ही कबीर विल्सन प्रवेश द्वार में कदम रखा, एक काली रोब और एक नकाब पहने हुए, दोनों आंखों में उग्र प्रकाश के साथ एक छाया अचानक उसके सामने दिखाई दी। इस अचानक उपस्थिति ने कबीर विल्सन को डर से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। एल्डरपिल, तुमने मुझे डरा दिया। कबीर विल्सन ने एक लंबी सांस ली। तुम नहीं मरे। तुम्हें वह पेड़ कहाँ से मिला? एल्डरपिल ने पूछा। उसकी आवाज़ में बेचैनी आसानी से पता लगाई जा सकती थी। कबीर विल्सन ने आंगन में एक एजोर प्रोफाउंड ट्री लगाया था और वह इसे एल्डरपिल से छिपा नहीं सकता था। उसने जवाब दिया, मुझे ये पहाड़ों के भीतर मिला। क्यों? वह एजोर प्रोफाउंड ट्री है। ये हर दिन एक बड़ी मात्रा में ट्रू क्यूई को अवशोषित करता है, जबकि इस प्रक्रिया में एजोर प्रोफाउंड फ्रूट को भी बढ़ाता है। इसके अलावा जिस गति से यह फल देता है वह बहुत तेज है। अब फूल पहले ही खिल चुके हैं। एल्डरपिल की आवाज़ उत्साह से भरी थी। कबीर विल्सन भी हैरान थे। उसने सोचा था कि सामान्य परिस्थितियों में इसे कुछ फल देने के लिए 1 से 2000 साल लगेंगे, लेकिन वह केवल 8 महीने के लिए गया था और फूल पहले ही खिल चुके थे। ऐसी गति के साथ वह हर साल फल प्राप्त करने में सक्षम होगा। ये बस साधारण फलों की कटाई के समान था। मैं जाकर एक नज़र डालूंगा। कबीर विल्सन जल्दी से दौड़ पड़े। जब उसने पेड़ों पर 20 फूलों को खिलते हुए देखा तो वह अचानक जोर से हंसा, हा, पिता सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएंगे। एल्डरपिल ने कबीर विल्सन के सिर पर थप्पड़ मारा और ठंडे ढंग से बोली, गर्वित मत हो, इसने अभी भी फल नहीं दिया है। वैसे तुम इन सभी दिनों कहाँ और किस लिए गए थे? हालांकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुम अभी भी एक्सट्रीम पिल किंग कोर्टयार्ड के एक सदस्य हो। मैं तुम्हें थोड़ी सी भी दुर्घटना नहीं होने दूंगा। तुम मुझे अपना गुरु स्वीकार करो।
मैं तुम्हें उल्लेखनीय डिवाइन मार्शल तकनीकों को दे सकती हूँ। मैं तुम्हारे लिए बिल्डिंग फाउंडेशन पिल को भी परिष्कृत कर सकती हूँ और तुम्हें आगे बढ़ने में मदद कर सकती हूँ। कबीर विल्सन ने अपनी छोटी उंगली का उपयोग करके अपने कान को खुजाया और शरारती ढंग से कहा, गुमनाम छोटी लड़की, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने 20 मार्शल एक्ट के एक ट्रू मार्शल दायरे के मार्शल कलाकार को मार डाला है ना? तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि मुझे निषिद्ध भूमि में कैद कर दिया गया था। हाँ, केवल वह पागल बूढ़ा आदमी इस नाम का उपयोग करेगा। क्या ये तुम हो? एल्डर पिल बेवकूफ़ नहीं थी। इसे सोचने के बाद उसका कोमल शरीर थोड़ा सा कांप गया। कबीर विल्सन ने ऊपर देखा और जोर से हंसा, इससे पहले कि उसने एक अनुबंध निकाला। फिर उसने इसे एल्डर पिल को सौंप दिया। उसकी हंसी बिल्कुल उस पागल बूढ़े आदमी की तरह थी। यह मेरे शिक्षुता का प्रमाण है। हालांकि गुरु एक पागल है, वह एक अच्छा व्यक्ति है। उन्होंने मुझे बहुत सी चीज़ें सिखाईं, वरना मैं ब्लूम सिटी में पहले ही मर चुका होता, कबीर विल्सन ने गर्व से कहा। एल्डर पिल के सुंदर हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे गुरु और प्रशिक्षु अनुबंध को खोला। वह धीरन की अजीब ट्रुकी सांस को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। एल्डर पिल ने एक गहरी लंबी सांस ली और धीरे से कहा, क्या डीन और एलेक्जेंडर को इसके बारे में पता है? बेशक उन्हें पता है, वे दोनों मुझे मार्शल चाचा कहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे उस तरह से नहीं बुलाती हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नफरत करती हो और मैं तुम्हें मजबूर भी नहीं करना चाहता, कबीर विल्सन ने कहा जैसे उसने आह भरने का नाटक किया, इससे पहले कि उसने गुरु और प्रशिक्षु अनुबंध को हटा दिया। एल्डर पिल ने हल्की सी हंसी की क्योंकि वह वहां खड़ी थी, बोलती नहीं थी। उसका गुरु उसके प्रति बहुत अच्छा था और धीरन भी वैसा ही था। अगर इन दोनों लोगों की ताकत नहीं होती तो वह शायद आज जिंदा नहीं होती। वह उन दोनों को बहुत ज़्यादा सम्मान देती थी और उनके प्रति बहुत सम्मानजनक थी। लेकिन जहां तक कबीर विल्सन का सवाल है, मार्शल चाचा, एल्डर पिल ने भी उसे ऐसा ही बुलाया, लेकिन जिस तरह से उसने बोला वह बहुत सख्त था। ये कहने की ज़रूरत नहीं कि उसकी आवाज़ भी नफरत से भरी हुई थी। हे छोटे गंजे और छोटे पंख वाले सिर दोनों मुझे युवा मार्शल चाचा कहते हैं, तुम भी मुझे ऐसा बुला सकती हो? कबीर विल्सन हंसे। वह और भी ज़्यादा गर्वित था। उसके सभी दांत साफ दिखाई दे रहे थे, जैसे कि वे किसी भी पल गिर सकते थे। एल्डर पिल ने ठंडे ढंग से हंसी की। अब कबीर विल्सन को अपना प्रशिक्षु बनाने का कोई भी विचार पहले ही समाप्त हो चुका था। अपने खुद के मार्शल चाचा को अपना प्रशिक्षु बनाना बस एक मजाक था। जब दूसरे मौजूद हों तो हम सामान्य रूप से कार्य करेंगे, लेकिन अगर कोई नहीं है तो तुम्हें मेरा सम्मान करना होगा। कबीर विल्सन का चेहरा गंभीर हो गया। तुम्हें इसे एक रहस्य रखना होगा। तुम किसी को भी नहीं बता सकती, वरना मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। मैं बेवकूफ़ नहीं हूं, तुम्हें मुझे ये बात सिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा तुम अब बहुत कष्टप्रद हो, एल्डर पिल ने ठंडे ढंग से कहा। कबीर विल्सन हंसे और कहा, एल्डर पिल, रोहिणी ने अभी अभी ट्रू मार्शल दायरे में प्रगति की है और वह आगे बढ़ने से ठीक पहले फायर स्पिरिट के साथ जुड़ गई है। मैंने व्यक्तिगत रूप से पूरी प्रक्रिया देखी। वह एक लड़की है और उसकी प्रतिभा भी खराब नहीं है। इसके अलावा वह अब एक लेवल 2 की म्यागर है। यह अच्छा होगा अगर तुम उसे अपनी शिष्य बना लो। अध्याय 138, एक खजाना हाथ लगा। फायर स्पिरिट। जब एल्डर पिल ने ये 2 शब्द सुने तो वह चौंक गईं। कबीर विल्सन ने जो कहा था उससे वह वास्तव में सदमे में थीं। क्या तुम सच कह रहे हो? एल्डर पिल को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आपको जाकर देखना चाहिए, कबीर विल्सन ने एक छोटी मुस्कान के साथ कहा। मेरा कोई शिष्य बनाने का इरादा नहीं है, लेकिन मैं उसे निर्देश दे सकती हूँ और उसकी देखभाल कर सकती हूँ जैसे कि वह मेरी अपनी शिष्य हो। पूरे चेनवू महाद्वीप में भी फायर स्पिरिट के उपयोग को जानने वाले ज्यादा लोग नहीं हैं, एल्डर पिल ने गर्व से कहा। उन्होंने अनुमान लगाया कि कबीर विल्सन को उस पागल बूढ़े व्यक्ति धीरन ने पहले ही बता दिया होगा कि उनके पास एक पर्पल मून फायर स्पिरिट है। कबीर विल्सन मुस्कुराए और बोले, एल्डर पिल, अब जब आप मेरी मार्शल भतीजी हैं, अगर मैं आपसे जीत जाता हूं तो क्या आप अभी भी मेरी महिला बनेंगी? एल्डर पिल एक पल के लिए हक्का बक्का रह गईं, इससे पहले कि उन्होंने तुरंत पलटवार किया, बेशक इस मामले का उस एक से कोई लेना देना नहीं है। इस समय वह वास्तव में चिंतित होने लगी कि कबीर विल्सन उन्हें हरा सकते हैं, क्योंकि वह जानती थी कि वह पागल बूढ़ा व्यक्ति कभी भी लापरवाही से एक शिष्य नहीं लेगा। मुझे उम्मीद है कि आप बदसूरत नहीं हैं, कबीर विल्सन ने अपने होठों को चाटा। उनकी मुस्कान बहुत संदिग्ध थी। मैं पहले ही कह चुकी हूँ, मैं कियारा लुई से बिल्कुल भी बदसूरत नहीं हूँ। आपको मेरी शक्ल पर संदेह करने की ज़रूरत नहीं है, एल्डर पिल ने गुस्से से पलटवार किया। हे कोरी बातें, तो अपना नकाब हटाओ, मुझे एक नज़र डालने दो। कबीर विल्सन एल्डर पिल के बारे में और ज़्यादा उत्सुक हो रहे थे, क्योंकि उन्हें हमेशा लगता था कि वह बहुत परिचित थीं। इसके अलावा उन्होंने जानबूझकर अपनी आवाज़ को बदल दिया और अपना चेहरा छिपा लिया था। एल्डर पिल ने ठंडे ढंग से फुसफुसाया, इससे पहले कि वह एक्सट्रीम पिल किंग कोर्टयार्ड से चली गईं। छोटी ड्रैगन, क्या तुम इस महिला के माध्यम से देख पाईं?
कबीर विल्सन ने पूछा। वह जानता था कि रीनी के पास कुछ असामान्य क्षमताएं थीं। वास्तव में नहीं, यह महिला वास्तव में बहुत रहस्यमय है। उसका पूरा शरीर पर्पल मूनफायर क्यूई से अटा पड़ा है जो उसके हर इंच को कसकर ढके हुए है, रीनी ने कहा। कबीर विल्सन, जल्दी से इस फल को उगाने के लिए ड्रैगन सलाइवा का उपयोग करो। मैं इसे खाना चाहती हूँ। बकवास खाओ, केवल कीमिया से ही कोई अपनी पूरी क्षमता को उजागर कर सकता है। मैं बस इस चीज़ को आजमाना चाहती थी, रीनी ने बड़बड़ाया। कबीर विल्सन ने अपनी एजोर प्रोफाउंड ट्री को देखकर एक मुस्कान दिखाई, इससे पहले कि वह एक्सट्रीम पिल कोर्टयार्ड से चले गए। वह एक्सट्रीम मार्शल ग्रैंड टूर्नामेंट में विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए पंजीकरण करने के लिए चले गए। एक कीमिया प्रतियोगिता थी, जबकि दूसरा मार्शल प्रतियोगिता थी। उसने गति प्रतियोगिता के लिए भी पंजीकरण किया। कबीर विल्सन उन सभी में जीतना चाहते थे। प्रत्येक प्रतियोगिता का विजेता 100 ट्रू एलिमेंटल पिल और 1,00,000 क्रिस्टल पत्थर पाएगा, और अगर कोई तीनों प्रतियोगिताओं में पहला स्थान प्राप्त करता है तो उसे 300 ट्रू एलिमेंटल पिल और 3,00,000 क्रिस्टल पत्थर मिलेंगे। कबीर विल्सन ने अपनी मुट्ठी को कसकर भींच लिया। उसे इस लालची छोटी ड्रैगन का भी समर्थन करना था। उसे कीमिया के लिए जड़ी बूटियां खरीदने के लिए और ज़्यादा क्रिस्टल पत्थर कमाने के लिए और भी ज़्यादा मेहनत करनी थी। पूरी तरह से 8 महीने तक लापता रहने के बाद कबीर विल्सन आखिरकार एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट लौट आए थे, जिसने काफ़ी हंगामा मचा दिया था। लगभग हर कोई उसका सिर चाहता था। वास्तव में एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के कुछ शिष्यों के मन में भी कबीर विल्सन का सिर लेने का विचार आ रहा था। आखिरकार 3,00,000 क्रिस्टल पत्थर उनके लिए बहुत सारी ट्रू एलिमेंटल पिल खरीदने के लिए पर्याप्त थे। इतनी सारी ट्रू एलिमेंटल पिल के साथ उनकी साधना में बहुत तेज़ी से वृद्धि हो सकती थी। इस तरह के लालच का विरोध करना बहुत मुश्किल था। हालांकि एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट ने इस मामले पर एक दृढ़ रुख दिखाया था। अगर किसी शिष्य को कबीर विल्सन के खिलाफ साजिश रचते हुए पाया जाता तो उन्हें मौत की सज़ा दी जाएगी। गुप्त रूप से, हालांकि बहुत से लोग थे जिन्होंने फैसला किया था कि अगर वे जंगल में कबीर विल्सन से मिलते हैं तो वे उस पर हमला करेंगे। कबीर विल्सन के साथ एक और खबर थी जिसने एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट को हिला दिया। रोहिणी ट्रू मार्शल दायरे में आगे बढ़ गई थी। इस खबर ने कई शिष्यों का दिल तोड़ दिया, क्योंकि अब जब रोहिणी ट्रू मार्शल दायरे में थी तो वह उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगी। इसके अलावा कई महिला शिष्य खबर सुनने के बाद बहुत ईर्ष्या करने लगीं। अगर एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में यंग पावरफुल एक्सपर्ट्स लिस्ट जैसी कोई चीज़ होती तो रोहिणी निश्चित रूप से पहले स्थान पर होती। हालांकि ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि कबीर विल्सन अपनी साधना के तथ्य को सबसे छिपा रहे थे कि वह ट्रू मार्शल दायरे में पहुंच गए थे। यह इसलिए था क्योंकि वह एक्सट्रीम मार्शल ग्रैंड टूर्नामेंट में एक खजाना कमाना चाहते थे, लेकिन अगर यह पता चलता कि वह ट्रू मार्शल दायरे में पहुंच गए थे तो उन्हें निश्चित रूप से जीतन और अलेक्जेंडर द्वारा बाहर निकाल दिया जाता। कबीर विल्सन जल्द ही एक्सट्रीम पिल किंग कोर्टयार्ड लौट आए, लेकिन उन्होंने देखा कि रोहिणी भी यहाँ एल्डर पिल के साथ बात कर रही थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि एल्डर पिल वास्तव में एक और अपवाद बनाएंगी और एक बार फिर किसी को एक्सट्रीम पिल कोर्टयार्ड में प्रवेश करने की अनुमति देंगी। जब रोहिणी ने कबीर विल्सन को देखा तो वह अपना सिर नीचे किए बिना नहीं रह सकी, फिर भी उसके हाव भाव ने उसके उदास मूड को दिखाया। एल्डर पिल को काफ़ी बुरा माना जा सकता था और उन्हें अपने अनुभव का उचित हिस्सा मिला था। जाहिर है वह देख सकती थी कि कुछ गलत था। कबीर विल्सन, तुमने उसके साथ क्या किया? एल्डर पिल की आवाज़ बहुत ठंडी थी जब उन्होंने पूछा। ये कत्ल क्यूई से भी भरा हुआ था। उस पल कबीर विल्सन ने स्पष्ट रूप से समझा कि एल्डर पिल ने रोहिणी को एक्सट्रीम पिल कोर्टयार्ड में प्रवेश करने की अनुमति क्यों दी। आखिरकार कबीर विल्सन ने प्रस्ताव दिया कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति मौजूद हो तो उसे उसकी वरिष्ठता का सम्मान नहीं करना पड़ेगा और उसे मार्शल चाचा नहीं बुलाना पड़ेगा। बूढ़ा अदरक अभी भी युवा अदरक से ज़्यादा गर्म है। कबीर विल्सन ने विलाप किया। रोहिणी कबीर विल्सन के बचाव में दौड़ी। उन्होंने कुछ नहीं किया, ये सिर्फ मैं हूँ। तुम जल्दी से क्यों नहीं जा रहे हो? मैं उसे कीमिया में निर्देश दे रही हूँ, एल्डर पिल ने डांटा। कबीर विल्सन ने जल्दी से भाग लिया क्योंकि उसने धीमी आवाज़ में शाप दिया। कबीर विल्सन एजोर प्रोफाउंड ट्री के आंगन में पहुंचे। उसने गुप्त रूप से ड्रैगन सलाइवा डाला। वह जल्दी से एजोर प्रोफाउंड फ्रूट को उगाना चाहता था। उनके साथ वह बहुत सारी बिल्डिंग फाउंडेशन पिल बना सकता था। कुछ दिन बीत गए जैसे ही एक्सट्रीम मार्शल ग्रैंड टूर्नामेंट करीब आया। इन पिछले कुछ दिनों में कबीर विल्सन को पता चला कि एल्डर पिल वास्तव में रोहिणी के प्रति बहुत कोमल थीं। एल्डर पिल ने धैर्यपूर्वक रोहिणी को कीमिया के तरीकों में निर्देश दिया और उसे बहुत सारी जड़ी बूटियां भी उपहार में दीं। जब कबीर विल्सन को पता चला कि रोहिणी संसाधनों की कमी के बावजूद एक लेवल 2 कीमियागर बन गई तो वह उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। उनका मानना था कि रोहिणी ब्लू स्टार फायर स्पिरिट के साथ निश्चित रूप से एक उत्कृष्ट कीमियागर बनेगी। कबीर विल्सन अभी अभी रहस्यमय क्षेत्र से बाहर आए थे, इससे पहले कि उन्हें एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली। प्रेम बजाज, अमृत गुप्ता और रंजीत, उन तीनों ने एक साथ ट्रू मार्शल दायरे में प्रगति की थी। वे भी वर्तमान में डीन के साथ मिल रहे थे। वास्तव में 3 बेवकूफ़
फिर भी फायदा मेरे द्वारा लिया गया है, कबीर विल्सन ने फुसफुसाया। उसे शक हुआ कि इन तीनों ने बड़ी संख्या में बिल्डिंग फाउंडेशन पिल पर हाथ डाला होगा। जब तक एक्सट्रीम मार्शल ग्रैंड टूर्नामेंट में कोई भी ट्रू मार्शल दायरे का शिष्य भाग नहीं ले रहा था, कबीर विल्सन पूरी तरह से आश्वस्त था कि वह तीनों प्रतियोगिताओं में जीत हासिल कर पाएगा और 3 लाख क्रिस्टल पत्थर के पुरस्कारों के साथ साथ 300 ट्रू एलिमेंटल पिल भी प्राप्त कर पाएगा। ये बिल्कुल भी एक छोटी राशि नहीं थी, क्योंकि एक ट्रू एलिमेंटल पिल की कीमत 5000 क्रिस्टल पत्थर थी। इसका मतलब ये होगा कि उनमें से 300 अतिरिक्त 1.5 मिलियन क्रिस्टल पत्थर होंगे। उसकी माँ का पिता इसे बड़ा बनाएगा, कबीर विल्सन चिल्लाया। वह अचानक उत्साह से भर गया और पहले इन कोर्टयार्ड में आया। जैसे ही वह अंदर चला गया, उसने डीन अलेक्जेंडर को अपनी कुर्सी पर लेटे हुए देखा, जबकि अमृत गुप्ता की घिनौनी हंसी पूरे मार्शल कोर्टयार्ड में गूंज रही थी। कबीर विल्सन को पहले ही पता था कि अमृत गुप्ता एक ट्रू मार्शल दायरे के मार्शल कलाकार बन गए थे, और इसमें कोई संदेह नहीं था कि उन्हें एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के एक सच्चे शिष्य बनने के लिए कुछ उदार प्रोत्साहन मिला होगा। छोटे भाई कबीर, तुम नहीं मरे। अमृत गुप्ता कुछ समय बाद पहली बार कबीर विल्सन को देखने के बाद वास्तव में इस तरह से जवाब दिया। कबीर विल्सन ने एक हल्की सी हंसी के साथ कहा, हर कोई मुझसे एक ही सवाल क्यों पूछता रहता है? क्या मेरे लिए मरना बेहतर है? प्रेम बजाज हंसे, बड़े भाई कबीर, हम धन्य हैं। पुराने गुप्ता ने अभी अभी हमें खाने के लिए बाहर बुलाया, क्या तुम उसे गरीब बनाने के लिए तैयार हो? रंजीत भी हल्के से हंसे, मैं पहले से ही तैयार हूँ। कबीर विल्सन, तुमने वास्तव में इन पिछले कुछ महीनों में दूसरों को चिंतित किया है। यह अच्छा है कि तुम वापस आ गए हो, हालांकि हम तुम्हारे साथ एक्सट्रीम मार्शल ग्रैंड टूर्नामेंट में भाग नहीं ले सकते। कबीर विल्सन हंसे और कहा, बहुत बेहतर है। मैंने तीनों प्रतियोगिताओं में पंजीकरण किया है और मैं पहले स्थान पर रहूंगा। हे। मौद्रिक और गणितीय मामलों के संबंध में अमृत गुप्ता उन सभी में सबसे ज्यादा हिसाब लगाने वाले थे। उसके दिमाग में अचानक एक विशाल मूल्य उभरा। उसने कहा, अगर तुम उन सभी में पहले स्थान पर आते हो तो क्या तुम बहुत कमाओगे नहीं? प्रेम बजाज और रंजीत दोनों को अचानक इस तथ्य का एहसास हुआ और वे चौंकने से खुद को रोक नहीं सके। सच्चे शिष्य बनने के बाद हम में से प्रत्येक को केवल 100 ट्रू एलिमेंटल पिल, 50,000 क्रिस्टल पत्थर और एक इस्तेमाल किया हुआ लेवल 3 स्पिरिट हथियार मिला। खैर, कम से कम अब हम हर साल 100 ट्रू एलिमेंटल पिल और 1 लाख क्रिस्टल पत्थर प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि हम अब एक्सट्रीम मार्शल ग्रैंड टूर्नामेंट में भाग नहीं ले सकते। अमृत गुप्ता ने दुख से कहा। उसे अचानक लगा कि उसे अपनी ताकत छिपानी चाहिए थी और एक्सट्रीम मार्शल ग्रैंड टूर्नामेंट में भी भाग लेना चाहिए था। अध्याय 139, दौड़। हम अब 15वें मार्शल कोर्टयार्ड के शिष्य हैं। हम बड़े भाई कबीर से एक कदम ऊंचे हैं। प्रेम बजाज अभी भी अपने दिल में कुछ पछतावा कर रहे थे, लेकिन वह बहुत गर्वित थे। उन्होंने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया था, कबीर विल्सन से आगे निकलना। तुम्हें इतनी सारी बिल्डिंग फाउंडेशन पिल कैसे मिली? कबीर विल्सन ने उत्सुकता से पूछा। जब बूढ़े आदमी गुप्ता मुझे उस जगह ले गए जहां मुझे पिछली बार ट्रू एलिमेंटल पिल मिली थी, तो मैंने उन्हें पाया। हम 3 महीने तक वहां खोज रहे थे और आखिरकार हमें बिल्डिंग फाउंडेशन पिल का एक बक्सा मिला। बक्से में उनमें से 8 थे। हम में से प्रत्येक को 2 बिल्डिंग फाउंडेशन पिल मिली, हमने तुम्हारे लिए भी 2 छोड़ दी। रंजीत ने लापरवाही से जिक्र किया। उन्होंने वास्तव में उन्हें पाया। कबीर विल्सन सोच रहा था, रंजीत का भाग्य बेहद अच्छा था। लेकिन अगर अमृत गुप्ता ने उन्हें लगातार परेशान नहीं किया होता तो तीनों एक जगह को 3 महीने तक खोज नहीं पाते। अमृत गुप्ता के चेहरे पर एक स्मग मुस्कान थी, क्योंकि उसने कहा, मैं बल्कि वफादार हूं, उन्हें ले लो। 6 लाख क्रिस्टल पत्थर, ये सबसे कम संभव कीमत है। मैं दिवालिया हूं, मैंने उसे 7 लाख क्रिस्टल पत्थर दिए। प्रेम बजाज ने धीमी आवाज में गाली दी। नहीं, तुम्हें ये मुख्य रूप से मेरे कारण मिले, तुम सभी को इस तथ्य को पहचानना होगा। अमृत गुप्ता ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। कबीर विल्सन ने भी पहले सोचा था कि अमृत गुप्ता और रंजीत दोनों बहुत वफादार थे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वे पैसे मांगेंगे। एक हंसी के साथ उसने कहा, मेरे पास बिल्डिंग फाउंडेशन पिल के लिए सभी सामग्री हैं। एल्डर पिल ने भी मुझे परिष्कृत करने में मदद करने का वादा किया है। बूढ़े रंजीत, चलो उन्हें नीलामी के लिए ले चलते हैं। अमृत गुप्ता ने अपने होठों को सिकोड़ा और जल्दी से 2 बिल्डिंग फाउंडेशन पिल ले गए। कबीर विल्सन हंसे और कहा, मैंने कब कहा कि मुझे वे नहीं चाहिए? लेकिन वर्तमान में मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरे उन ट्रू एलिमेंटल पिल को पाने का इंतजार करो, मैं तब भुगतान करूंगा। अगर वे उनकी नीलामी करते तो उन्हें बहुत ज्यादा कीमत मिलती। कबीर विल्सन भी उनसे लाभ कमा सकता था, क्योंकि वह अब पहले से ही ट्रू मार्शल दायरे में था। उसे अब बिल्डिंग फाउंडेशन पिल की जरूरत नहीं थी। अमृत गुप्ता को भी पता था कि अगर वह उनकी नीलामी कर सकता है तो उसे और भी ज्यादा क्रिस्टल पत्थर मिलेंगे। हालांकि कबीर विल्सन उसका दोस्त था, इसलिए उसे अनिच्छा से उन्हें कबीर विल्सन को देना पड़ा।
इस बात का जिक्र करने की तो ज़रूरत ही नहीं कि उन्होंने सोचा था कि कबीर विल्सन अभी भी ट्रू मार्शल दायरे में प्रवेश नहीं कर पाए थे। अमृत गुप्ता अब धन से ओवरफ्लोइंग था, उसका चेहरा सफलता की चमक से भरा था। एक कारण क्यों कबीर विल्सन और समूह एक दिन और एक रात के लिए होटल में अश्लीलता से पी और खा सकते थे। होटल में सभी अच्छे व्यंजन और शराब बार बार ऑर्डर की गई। उन्होंने खाया और पिया जब तक वे थक नहीं गए। भुगतान के समय अमृत गुप्ता का चेहरा दुख से भरा था, लगातार शिकायत कर रहा था। उसने पहले ही उम्मीद की थी कि प्रेम बजाज और अन्य उसे बेरहमी से मार डालेंगे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वे इतने बेरहम होंगे कि वह अब और जीना नहीं चाहता था। एक्सट्रीम मार्शल ग्रैंड टूर्नामेंट ट्रू मार्शल दायरे से नीचे के सभी लोगों के लिए एक भव्य टूर्नामेंट था। जहां तक ट्रू मार्शल दायरे के शिष्यों और उससे ऊपर का सवाल है, वे ग्रैंड टूर्नामेंट में कुछ अन्य काम के लिए ही जिम्मेदार थे। बेशक ट्रू मार्शल दायरे के शिष्यों और उससे ऊपर का भी अपना टूर्नामेंट था। हालांकि यह उन सेक्ट के बीच एक प्रतियोगिता थी जो चेनवू महाद्वीप का हिस्सा थे, और इस तरह के दृश्य को केवल शानदार के रूप में वर्णित किया जा सकता था। आज तियानमेन सिटी में सभी सड़कें खाली थीं, क्योंकि आज की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले शिष्यों को तियानमेन सिटी से गुजरना होगा। जो कोई भी आज सड़कों पर कोई अराजकता पैदा करने की हिम्मत करता है, वह निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण होगा। एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के अंदर जीतन वर्ग में एक ऊंचे मंच पर खड़ा था, उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे, नीचे कुछ 10,000 शिष्यों को देख रहा था। ये भी पहली बार था जब वह अपने बंद दरवाजे के प्रशिक्षण से बाहर आने के बाद इतने सारे शिष्यों से मिला था। जीत ने पहले पीरलेस मार्शल सेक्ट के एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में एकीकरण के बारे में कुछ बकवास कहा, फिर उसने दूसरों के साथ मैत्रीपूर्ण होने जैसी चीज़ों के बारे में भी बहुत कुछ कहा। उसके बाद उसने उन शिष्यों की प्रशंसा की जो हाल ही में ट्रू मार्शल दायरे में प्रवेश कर चुके थे, और मौके पर ही उसने रोहिणी, अमृत गुप्ता, प्रेम बजाज और रंजीत को अमीर पुरस्कार दिए, जिसने कई लोगों को बहुत ईर्ष्या महसूस कराई, लेकिन साथ ही बहुत उत्साहित भी किया। बाद में जीतन वास्तव में कबीर विल्सन की गंभीर रूप से आलोचना करने लगा, ये कहते हुए कि कबीर विल्सन ने एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के लिए बहुत नुकसान पैदा किया। पहले इन कोर्टयार्ड की प्रतियोगिता के दौरान बहुत विनाश का कारण बना, बड़ी संख्या में शिष्यों को घायल कर दिया और बहुत ज्यादा अशांति भी फैलाई। कबीर विल्सन ने चुपके से इस मार्शल भतीजे को तिरस्कृत किया। ये काफी स्पष्ट था कि जीतन सार्वजनिक हित के नाम पर एक व्यक्तिगत बदला ले रहा था, लेकिन कबीर विल्सन ने इसके बारे में ज्यादा परवाह नहीं की। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने उसके बारे में क्या कहा, दिन के अंत में उसे अभी भी उसे मार्शल चाचा कहना पड़ा। जब सारी बकवास खत्म हो गई तो जीत ने एक्सट्रीम मार्शल ग्रैंड टूर्नामेंट के शुरू होने की घोषणा की और फिर पहली प्रतियोगिता आयोजित की। पहली प्रतियोगिता गति की प्रतियोगिता थी। प्रतियोगिता पूरे दिन आयोजित की जाएगी। प्रतिभागियों को एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के बीच में वर्ग से निकलना होगा, जिसका लक्ष्य तियानमेन सिटी के दूसरे छोर पर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक एक्सट्रीम मार्शल टोकन को प्राप्त करना था, और जो कोई भी पहले लौटता है उसे विजेता घोषित किया जाएगा। इन वर्षों में ये सबसे तेज विजेताओं के लिए भी एक राउंड ट्रिप के लिए 6 घंटे लेता था। इससे ये स्पष्ट था कि यह बहुत दूर था और प्रतिभागियों को लगातार दौड़ने की जरूरत होगी। अगर वे आराम के लिए एक पल भी लेते हैं तो अन्य प्रतिभागी उन्हें पीछे छोड़ सकते हैं। ये सहनशक्ति और उनके ट्रू क्यूई कितना समृद्ध था, इसका एक परीक्षण था। दौड़ के दौरान किसी भी तरह के संघर्ष की अनुमति नहीं है। एक बार पता चलने पर तुम्हें गंभीर रूप से दंडित किया जाएगा। क्या तुम तैयार हो? अलेक्जेंडर ने एक जोर से आवाज में कहा। कई शिष्य पहली बार भाग ले रहे थे और इसलिए वे बहुत उत्साहित थे। इसके अलावा उन सभी का मानना था कि वे पहला स्थान प्राप्त कर सकते हैं। 3 लाख शिष्यों ने दौड़ में भाग लिया, और जाहिर है सबसे बड़ा फायदा उन लोगों के पास था जो सामने खड़े थे। मूल रूप से कबीर विल्सन भी सामने था, लेकिन कौन सोच सकता था कि उसे जीतन द्वारा अंत तक व्याख्यान दिया जाएगा और घसीटा जाएगा, जो कि बड़बड़ाने से ज्यादा कुछ नहीं था। कबीर विल्सन, तुम निश्चित रूप से पहला स्थान प्राप्त करोगे। रोहिणी अब बहुत ज्यादा खुली थी, उसने कबीर विल्सन को देखते हुए थोड़ी सी मुस्कान दी। जब भी वह कबीर विल्सन के साथ होती थी तो उसे हमेशा एक अकथनीय आनंद महसूस होता था। अमृत गुप्ता और प्रेम बजाज दोनों गुप्त रूप से उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें रोहिणी के साथ एक मौका मिलेगा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कबीर विल्सन को एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट की पहली सुंदरता के साथ सेट किया जाएगा, इसलिए उन्होंने गुप्त रूप से कबीर विल्सन को तिरस्कृत किया। अगर रोहिणी ट्रू मार्शल दायरे में प्रवेश नहीं कर पाई होती तो कबीर विल्सन का फैंसी करना भी समझ में आता, लेकिन अब रोहिणी ट्रू मार्शल दायरे में थी। बहुत से ट्रू मार्शल दायरे के लोग उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने उसे एल्डरपिल के साथ चलते हुए देखा तो उनमें से एक ने भी उस पर हिट करने का विचार करने की हिम्मत नहीं की। यह एक दिया गया है। मैंने तीनों प्रतियोगिताओं के लिए भी पंजीकरण किया है। हे। कबीर विल्सन हंसे और कहा। ये सुनकर जीतन और अलेक्जेंडर के रंग थोड़े बदल गए। अगर कबीर विल्सन तीनों प्रतियोगिताओं में पहला स्थान प्राप्त करते हैं तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह सभी पुरस्कार ले लेंगे? अलेक्जेंडर ने एक स्पष्ट आवाज में कहा, 1, 2, 3।
शुरू। कबीर विल्सन और अन्य ने केवल सामने की भीड़ को अचानक पागलपन में दौड़ना शुरू करते हुए देखा। वे चिल्लाते हुए भाग रहे थे, जिससे पूरा तियानमेन सिटी थोड़ा कांप रहा था। यह ऐसा था जैसे जंगली जानवरों का एक झुंड चार्ज कर रहा था। इस समय कबीर विल्सन एक बच्चे की तरह दौड़ पड़ा, खुशी से, और धीरे धीरे वर्ग पर बिलोइंग धुएं में प्रवेश कर रहा था। अचानक चारों ओर से भयंकर गर्म क्यूई की लहरें फैल गईं। जीत, प्रेम बजाज और अन्य अचानक एक पल के लिए पत्थर बन गए, और उन्होंने तुरंत कुछ सोचा। कमीने, ये लड़का बेहद शातिर है, अमृत गुप्ता ने तुरंत शाप दिया जबकि कबीर विल्सन को देखा जो आकाश में था, उन विशाल आग पंखों को फड़फड़ाते हुए सामने की ओर उड़ रहा था। बहुत चालाक, अनुचित, जल्दी से नीचे आओ, कुछ ट्रू मार्शल दायरे के शिष्यों ने चिल्लाया। हालांकि वे खुद भाग नहीं ले सकते थे, उनके सभी प्रशिक्षुओं ने भाग लिया था। बड़े भाई कबीर, तुम जो कर रहे हो वह सही नहीं है, जल्दी से नीचे आओ। प्रेम बजाज भी गुप्त रूप से ईर्ष्या कर रहा था। कबीर विल्सन अपने ट्रू क्यू आग पंखों का उपयोग करते हुए वह वास्तव में बहुत आसानी से पहला स्थान प्राप्त कर सकता था। कबीर विल्सन बस हंसे और जवाब नहीं दिया। नियमों में कहीं भी यह जिक्र नहीं किया गया था कि वह उड़ नहीं सकता था। कबीर विल्सन धीरे धीरे सामने की भीड़ के पास पहुंचे। नीचे के प्रतिभागियों ने जल्द ही उसे खोज लिया क्योंकि उन्होंने देखने के लिए अपने सिर उठाए। अगले ही पल उन सभी ने बार बार चिल्लाना और शाप देना शुरू कर दिया। उनमें से कुछ ने भी आसमान की ओर बदबूदार जूते और ईंटें फेंकना शुरू कर दिया। कमीने, जल्दी से नीचे आओ, यह उचित नहीं है, हम भी दौड़ रहे हैं, कमीने, एक व्यक्ति ने गुस्से में चिल्लाया। कबीर विल्सन ने नीचे देखा और उन उड़ने वाले जूते, ईंटें और अन्य मलबा देखा। वह अचानक हंसा। अभी भी दूसरा और तीसरा पुरस्कार है, तुम सभी अभी भी उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो, वरना तुम्हें शिप भी नहीं मिलेगा। उन पर हंसने के बाद कबीर विल्सन ने अपने वर्मिलियन बर्ड फायर विंग्स को फड़फड़ाया और पलक झपकते ही वह पहले ही दूर उड़ गया था, जबकि पीछे के लोग स्वर्ग को शाप देना शुरू कर चुके थे। हालांकि यह कोई काम नहीं आया, वे केवल अपने दिलों में गुप्त रूप से कबीर विल्सन को तिरस्कृत कर सकते थे। अध्याय 140 समझाया नहीं जा सकता। कबीर विल्सन ने जल्द ही अपने सामने एक बहुत ऊंचा और विशाल पर्वत देखा, जिस पर शीर्ष तक जाने के लिए एक घुमावदार रास्ता था। चोटी पर कई जेड कार्ड थे। आश्चर्य की बात यह थी कि वहां दसियों हजार जेड कार्ड थे, जिन्होंने समतल चोटी को पूरी तरह से ढक रखा था। लगभग आधे घंटे में कबीर विल्सन चोटी पर पहुंच गए। उन्होंने एक जेड कार्ड उठाया और जल्दी से एक्सट्रीम मार्शल सैक लौट आए। उन्होंने इतनी आसानी से 100 ट्रू एलिमेंटल पिल्स और 1 लाख क्रिस्टल स्टोन प्राप्त कर लिए। जब उन्होंने इस पूरी स्थिति के बारे में सोचा तो उन्हें यह बहुत हास्यास्पद लगा। नीचे जाते समय कबीर विल्सन उस भीड़ को भड़काना नहीं भूले जो अभी भी पसीना बहाते हुए ऊपर चढ़ रही थी। बेशक कई लोगों ने उन्हें फिर से खूब गालियां दी और उन पर कई चीजें भी फेंकी गईं, लेकिन पहले की तरह उनमें से कुछ भी उन्हें नहीं लगा। लगभग 1 घंटे बाद कबीर विल्सन एक्सट्रीम मार्शल सैक लौट आए और जेड कार्ड अलेक्जेंडर को सौंप दिया। कबीर विल्सन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने धोखा नहीं दिया, तुम बदमाश, तुम बहुत चालाक हो, अलेक्जेंडर ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। इस समय चौक पर केवल प्रेम बजाज, अमृत गुप्ता और रणजीत कबीर विल्सन के लौटने का इंतजार कर रहे थे। जीतने के कबीर विल्सन के तरीके के कारण उन्हें गालियां पड़ीं, लेकिन उन्होंने वास्तव में कोई नियम नहीं तोड़ा था। सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि दौड़ के नियम सही नहीं थे। आखिर एक्सट्रीम मार्शल सैक्ट के बूढ़े ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक नश्वर मार्शल क्षेत्र के शिष्य के पास ट्रू क्यूई पंख होंगे, जो एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली मार्शल कौशल है। कबीर विल्सन के लौटने के बाद से एक्सट्रीम मार्शल ग्रैंड टूर्नामेंट में उनकी भागीदारी तक किसी ने भी उनके ट्रू क्यूई पंखों के बारे में नहीं सोचा था। अलेक्जेंडर ने कबीर विल्सन को एक जेड बॉक्स दिया जो ट्रू क्यूई पिल्स से भरा था, साथ ही 1 लाख क्रिस्टल स्टोन से भरा एक स्टोरेज पाउच भी दिया। हालांकि कबीर विल्सन ये सब अमृत गुप्ता को देने का इरादा नहीं रखते थे। उन्होंने उन बिल्डिंग फाउंडेशन पिल्स के बदले में ये सब चुका दिया। 100 ट्रू एलिमेंटल पिल्स की कीमत 5 लाख क्रिस्टल स्टोन थी, साथ ही 1 लाख क्रिस्टल स्टोन और भी थे। कुल मिलाकर उन्होंने अब अमृत गुप्ता को 6 लाख क्रिस्टल स्टोन वापस कर दिए और अपना पूरा कर्ज चुका दिया। छोटे भाई कबीर, क्या अब हमारी बारी नहीं है कि तुम हमें दावत दो? अमृत गुप्ता ने एक कुटिल हंसी के साथ कहा। कबीर विल्सन ने मजाक में कहा, मोटे, मुझे लगता है कि यह तुम्हारी दावत होनी चाहिए। आखिरकार मेरी मेहनत से मिली सारी कमाई तुम्हारे हाथों में है। प्रेम बजाज और बाकी लोग कबीर विल्सन को तिरस्कार भरी नजरों से देख रहे थे। क्या तुम इसे मेहनत से कमाया हुआ कह रहे हो? ये तो बस उनके साथ खेल था। जो लोग वास्तव में मेहनत कर रहे थे वे अभी भी रास्ते में थे। सभी ने सोचा कि कबीर विल्सन अभी अभी नींद से जागे हैं और यहाँ हिस्सा लेने आए हैं। प्रेम बजाज और उनके समूह के साथ कुछ देर तक बातें करने के बाद कबीर विल्सन एक्सट्रीम पिल किंग कोर्टयार्ड लौट आए और एज्योर प्रोफाउंड ट्री को पानी दिया। उन्होंने ये भी देखा कि रोहिणी और एल्डरपिल यहाँ नहीं थे। इन दिनों
कबीर विल्सन को आइसविंड वैली और डिवाइन वेपन हेवनली एम्पायर से भी सूचना मिली कि वे अभी भी प्रशिक्षण से गुजर रहे हैं, इसलिए वह कियारा लुइस या इप्सिता बाजवा से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। बहुत लंबे समय से कियारा लुइस ट्रू मार्शल क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थीं। कबीर विल्सन ने फैसला किया था कि वह ट्रू मार्शल क्षेत्र हासिल करने के बाद ही उनसे मिलेंगे। हालांकि वह अभी भी उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे थे और इससे वह बहुत चिंतित थे। दौड़ आखिरकार खत्म हो गई थी। जब वे लौटे तो कई लोग थकान से चौक पर लेट गए। कुछ लोग अभी भी खड़े थे और वे सभी कबीर विल्सन को कोस रहे थे। पूरे एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में गालियां गूंज रही थीं क्योंकि कबीर विल्सन ने इतनी आसानी से पहला स्थान हासिल कर लिया था। उन्हें तो बस थोड़ी सी मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और फिर भी उन्हें इतना बड़ा इनाम मिला। कौन उनसे ईर्ष्या नहीं करेगा। कबीर विल्सन इस समय एक्सट्रीम पिल्किंग कोर्टयार्ड में आराम कर रहे थे और अगले दिन होने वाली कीमिया प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे थे। इस आयोजन के लिए केवल कुछ ही लोगों ने पंजीकरण कराया था क्योंकि एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में इतने सारे कीमियागर नहीं थे। इसके अलावा सेक्ट में संसाधनों की कमी थी और कीमिया प्रतियोगिता में किसी को भी अपनी जड़ी बूटियां लानी पड़ती थीं। कुछ कीमियागरों का मानना था कि प्रतियोगिता के दौरान गोलियां बनाना उनके अपने प्रदर्शन को प्रभावित करेगा, इसलिए उन्होंने पंजीकरण करने की जहमत नहीं उठाई। भले ही कीमियागर कीमिया प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हों, उन्हें गैर ट्रू शिष्य होना पड़ता था, इसलिए किसी के लिए भी ट्रू मार्शल क्षेत्र में होना लगभग असंभव था। ऐसा कहा जा सकता है कि कबीर विल्सन पर कोई दबाव नहीं था। खट खट खट, रोहिणी ने कबीर विल्सन के दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी, जिससे वह जाग गए। एक्सट्रीम पिल्किंग कोर्टयार्ड के अंदर कबीर विल्सन बहुत आराम से थे, इसके विपरीत जब वह बाहर होते थे, जहां उनकी नसें हर सेकंड हर मिनट तनाव में रहती थीं। कबीर विल्सन ने अपनी दिव्य इंद्रियों को जारी किया और एक परिचित और अजीब लौ की आभा महसूस की। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह रोहिणी थी। हालांकि यह आधी रात थी और एक लड़की एक आदमी के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। कमोबेश इस स्थिति ने कबीर विल्सन के दिमाग को एक अलग दिशा में भटका दिया। कबीर विल्सन बिस्तर से उठे और दरवाजा खोला। रोहिणी, क्या बात है? कबीर विल्सन ने पूछा। ग्रैंड टूर्नामेंट की शुरुआत के अलावा जब उन्होंने रोहिणी को देखा था, उन्होंने उन्हें या एल्डरपिल को आसपास नहीं देखा था और उन्हें कोई जानकारी नहीं थी कि वे दोनों कहाँ गायब हो गए। क्या हम बात कर सकते हैं? रोहिणी के होंठ हल्के से ऊपर की ओर मुड़े, जिससे एक आकर्षक, कोमल और सुंदर मुस्कान प्रकट हुई। इस समय वह और भी अधिक आत्मविश्वास से भरी हुई थी और पिछली उदासी अब गायब हो गई थी। ये स्पष्ट था कि वह अपने पिछले उदास मूड से उबर चुकी थी। कबीर विल्सन भी उनके लिए खुश थे। यदि संभव हो तो वह नहीं चाहते थे कि इस सुंदर लड़की का एक आशाजनक भविष्य केवल कुछ क्षणिक भावनाओं के कारण बर्बाद हो जाए। जरूर, कबीर विल्सन हंसे। वर्तमान में रोहिणी ने एक बहुत ही साधारण पोशाक पहनी हुई थी, जिसमें एक ढीली और आरामदायक सफ़ेद स्कर्ट थी। उनके बाल पोनीटेल में बंधे थे और उनके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, बस उनकी प्राकृतिक सुंदरता थी। उनकी पूरी उपस्थिति बहुत ही सुंदर और मनमोहक थी। कबीर विल्सन का युवा खून उनके शरीर से आती परिपक्व सुगंध से खौल रहा था। कबीर विल्सन, मैं कल डीन के साथ एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट छोड़ रही हूँ। मुझे माफ़ करना कि मैं कल की प्रतियोगिता नहीं देख सकती, कृपया मुझे माफ़ कर दें। रोहिणी का चेहरा लाचारी से भरा था। मैं वास्तव में ग्रैंड टूर्नामेंट में तुम्हारा प्रदर्शन देखना चाहती थी। कबीर विल्सन मुस्कुराए। यह कोई बात नहीं है। चूंकि डीन तुम्हें एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट से दूर ले जा रहे हैं, तो यह स्वाभाविक रूप से बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस अवसर को मत छोड़ो। भविष्य में मुझे प्रतिस्पर्धा करते हुए देखने के बहुत सारे अवसर होंगे। हो सकता है कि हमें एक साथ विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने और एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के लिए गौरव जीतने का मौका मिले। सेक्ट्स के एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए बहुत सारी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती थीं। ये सोचकर रोहिणी के सुंदर सफ़ेद चेहरे पर थोड़ी लालिमा आ गई। अपने दिल में वह सिर्फ इसकी कल्पना करके थोड़ी उत्साहित थी। हाँ कबीर विल्सन, मैंने सुना है कि कल तुम्हें एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ेगा। अफवाह है कि यह आदमी ट्रू मार्शल क्षेत्र से बस एक बाल भर दूर है और वह निश्चित रूप से एक लेवल 3 कीमियागर है। रोहिणी ने कहा। कबीर विल्सन ने सिर हिलाया। मैं ध्यान दूंगा। वैसे डीन तुम्हें कहाँ ले जाएंगे? रोहिणी ने अपनी भौहें सिकुड़ी और एक क्षण के लिए विचार करने के बाद उन्होंने जवाब दिया, केवल मैं और डीन ही नहीं, प्रेम बजाज, अमृत गुप्ता और रंजीत भी हमारे साथ आ रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के सबसे कम उम्र के ट्रू मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकार हैं। ऐसा लगता है कि डीन अन्य सेक्ट्स के साथ कुछ चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि डीन हमें अन्य सेक्ट्स के युवा ट्रू मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकारों की एक सभा में ले जा रहे हैं। तो ऐसी बात है। कबीर विल्सन भी जाना चाहते थे, लेकिन वह अभी भी ग्रैंड टूर्नामेंट में भाग ले रहे थे। रोहिणी ने अचानक फुसफुसाया, कबीर विल्सन, मैंने सुना है कि तुम और इप्सिता बाजवा भाई बहन हैं। क्या ऐसे में तुम मुझे भी अपनी बहन नहीं बना सकते? मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। रोहिणी का चेहरा बहुत लाल था।
जब उसने कबीर विल्सन को देखा तो उसकी आंखें उम्मीद से भरी थीं। वह जानती थी कि कियारा लुइस कबीर विल्सन की मंगेतर थी। रोहिणी को लगा कि उसके पास कोई मौका नहीं है, लेकिन वह फिर भी कबीर विल्सन के साथ रहना चाहती थी। वह उसके साथ रहने के लिए केवल इस तरीके के बारे में सोच सकती थी। कबीर विल्सन ने उसे खाली आंखों से देखा और अपने हाथ बढ़ाए, रोहिणी के सुंदर चेहरे को छूते हुए। इस क्रिया ने रोहिणी को अपने दिल में बहुत मीठा महसूस कराया। उसी समय वह कुछ की उम्मीद भी कर रही थी। उसने अपना सिर झुका लिया, कबीर विल्सन के जवाब का इंतजार कर रही थी। जैसे ही कबीर विल्सन कुछ कहने वाले थे, उनके शरीर से चिपकी शरारती छोटी ड्रैगन ने उनकी आवाज़ की नकल की और जल्दी से जवाब दिया, मैं तुम्हें अपनी बहन नहीं बनाना चाहता, मैं तुम्हें अपनी औरत बनाना चाहता हूँ। मैं खत्म हो गया। ये शब्द तुरंत कबीर विल्सन के दिमाग में आए। वह इस शरारती ड्रैगन का गला घोंटने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। हमेशा सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में वह कुछ बेहद भयानक कह देती थी। कबीर विल्सन के जवाब ने रोहिणी के कोमल शरीर को बुरी तरह हिला दिया। उसने कबीर विल्सन को देखा, उसकी आंखों में आश्चर्य और उत्तेजना का निशान था। हालांकि उसका दिमाग अभी भी संदेह में था। उसे लगा कि यह कबीर विल्सन नहीं थे जो बोले थे। बहुत देर हो गई है, मुझे जाना होगा। रोहिणी मधुरता से मुस्कुराई, खड़ी हुई और चली गई। कबीर विल्सन बदहवास थे और अपने कमरे में खोए हुए बैठे रहे। वह कैसे समझाते? वह बस समझा ही नहीं सकते थे। उन्हें लगा कि वह फट पड़ेंगे।